स्वागत है साथियों विकास शर्मा क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कलेक्शन ऑफ डेटा को लेके। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था एक तो समंक पढ़ा, हाँ सर समंक पढ़ा था। समंक के फिर मैंने बताया था समंक कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक एक द्वितीयक। कौन सा? द्वितीयक। एक तो प्राथमिक समंक होता था, एक द्वितीयक समंक होता था। फिर प्राथमिक समंक के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। फिर द्वितीयक समंक पढ़ा था हमने, द्वितीयक समंक की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, इसके स्रोत पढ़ लेते हम। और प्राथमिक समंक की हमने विधियां पढ़ ली थी। प्राथमिक समंक की हमने विधियां पढ़ी थी कि प्रत्यक्ष होती है, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रश्नावली होती है, प्रगणकों के माध्यम से होता था, संवाददाताओं के माध्यम से होता था। ये सारी विधियां हमने पिछले लेक्चर, अभी तक आपने नहीं देखा हो तो वो लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको कलेक्शन ऑफ डेटा और उसकी विधियां आराम से समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को लेके। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आज का आपका टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अब ध्यान से समझना क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लियर है बात? यानी आंकड़ों का वर्गीकरण या समंकों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण या डेटा का वर्गीकरण भी लिखा आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण अपने फर्स्ट स्टेप क्या था? कलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण संकलन की बात किया जाएगा, सीधी सी बात है, और सारणीयन से पहले किया जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? सुनिएगा अब ध्यान से। पहले तो वर्गीकरण की डेफिनेशन लिखो। वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से समझना, वर्गीकरण क्या होता है? जब हम समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर क्या कर देते हैं? अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलोगे आप? वर्गीकरण बोलोगे। क्लियर है क्या बात? समंकों को उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर आप अलग अलग वर्गों में क्या कर दो? व्यवस्थित कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि 5 वर्ष से उम्र के मुझे बच्चे इकट्ठा करना है, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्षों का, तो मैंने उनका समूह बना लिया अलग से। 5 से 10 वर्ष का ही चाहिए मुझे तो, और मुझे क्या चाहिए? 5 वर्ष से कम वालों का भी चाहिए, तो मैं 5 वर्ष से कम वालों का डेटा इकट्ठा कर लूंगा। ये एक समूह बन जाता है, एक जैसी विशेषताओं के आधार पर या गुणों के आधार पर। उसी को आप क्या बोल देते हो? वर्गीकरण बोल देते हो। अब ध्यान से समझिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। यानी समंकों को, ध्यान से समझना, समंकों को उनकी विशेषताओं तथा गुणों के आधार पर, समंकों को उनकी विशेषताओं तथा गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण कहलाता है। आगे बात समझ में इतनी। अर्थात समंकों का वर्गीकरण समंकों को एक जैसी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। आगे क्या बात समझ में? समंकों को उनकी विशेषताओं तथा गुणों के आधार पर
अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। अर्थात समंको का वर्गीकरण समंको को एक जैसी विशेषताओं के आधार पर या समान गुणों के आधार पर, यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि समान गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या है? वर्गीकरण है। बात समझ में आ गया क्या वर्गीकरण? अब वर्गीकरण के उद्देश्य क्या क्या है? वर्गीकरण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? हमें वर्गीकरण क्यों करना पड़ रहा है? वर्गीकरण का मतलब क्यों हुआ? क्योंकि डेटा बहुत बिखरा हुआ रहता है। अगर हम उसे क्लास में या क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो डेटा हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डेटा क्या है। वर्गीकरण क्या करता है? समंकों को सरल रूप से व्यवस्थित कर देता है। क्या कर देता है? समंकों को सरल रूप से व्यवस्थित कर देता है। उनकी समानता असमानता क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है। और वो तुलना को भी क्या कर देता है? सरल बना देता है। बात समझ में आ रही है? वर्गीकरण क्या होता है? सारण्यन का एक आधार भी होता है और सारण्यन का प्रथम चरण भी क्या होता है? वर्गीकरण होता है। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिएगा। वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के उद्देश्य। अब ध्यान से समझना। वर्गीकरण समंकों को सरल रूप में व्यवस्थित करता है। वर्गीकरण क्या करता है? समंकों को सरल रूप में व्यवस्थित करता है। बात क्लियर है क्या? समानता समानता व असमानता को क्या कर देता है? ये समानता व असमानता को स्पष्ट करता है। क्या करता है? ये स्पष्ट करता है। ठीक है। अब देखो, यह तुलना को सरल करता है। क्लियर है क्या बात? वर्गीकरण समंकों को सरल रूप से व्यवस्थित करता है, समानता व असमानता को स्पष्ट करता है, ये तुलना को सरल करता है। वर्गीकरण सारण्यन का आधार होता है। बात समझ में आ गया क्या? वर्गीकरण क्या होता है? सारण्यन का आधार होता है। हम अगला लेक्चर सारण्यन ही पढ़ेंगे, जिसे टेबुलेशन बोला जाता है। क्लियर है क्या बात? आगे ये बात समझ में। वर्गीकरण, नोट लिख लो, नोट। वर्गीकरण संकलन के बाद तथा सारण्यन से पहले किया जाता है। सारण्यन से पहले किया जाता है। बात समझ में आ गया क्या? यानी सारण्यन हमेशा वर्गीकरण के बाद होता है। सारण्यन हमेशा किसके बाद होगा? वर्गीकरण के बाद। यानी वर्गीकरण सारण्यन का आधार भी होता है और वर्गीकरण संकलन के बाद तथा सारण्यन से पहले किया जाता है। एक बात वो लिख लेना, वर्गीकरण सारण्यन का पहला चरण होता है। वर्गीकरण सारण्यन का पहला चरण होता है। इसे भी नोट में लिख लो, इसे भी किसमें लिख लो? नोट में। वर्गीकरण सारण्यन का पहला चरण होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब ध्यान से लिख लो इनको सभी को। मैंने वर्गीकरण के उद्देश्य बता दी है। वर्गीकरण समंकों को सरल रूप में व्यवस्थित करता है। सरल रूप में क्या करता है? व्यवस्थित करता है। समानता व असमानता को स्पष्ट करता है। ये तुलना को सरल बनाता है। वर्गीकरण सारण्यन का आधार होता है। समझ गए? वर्गीकरण संकलन के बाद तथा सारण्यन से पहले किया जाता है। वर्गीकरण सारण्यन का पहला चरण होता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बात? आपको क्वेश्चन मिल सकता है और क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जा सकता है। मल्टीपल ऑप्शन में दे दे कि वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, क्या सारण्यन से पहले किया जाता है वर्गीकरण, सारण्यन के बाद किया जाता है वर्गीकरण। ऐसे आपको सही और खत्म दे दे कि इसमें से सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बात? अब सारी बातें आप रिकॉर्ड कर लीजिए या तो लिख लीजिए अपनी। अब मैं इनको रफ कर देता हूं। अब आगे देखो, अब पढ़ेंगे वर्गीकरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण के प्रकार। अब पढ़ेंगे आज वर्गीकरण के प्रकार।
टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से समझना, क्लासिफिकेशन हम 4 तरह से करेंगे इसका। कितने तरह से? 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो होता है आपका भौगोलिक आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक आधार पर। क्लियर है? क्या हो गया? तो भौगोलिक आधार पर, यानी इसे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे बात समझ में आ गई? भौगोलिक आधार पर करेंगे। दूसरा आ जाएगा आपका समयानुसार या काल क्रमानुसार, इसे और भी बोला जा सकता है काल क्रमानुसार। क्लियर है क्या बात? यानी इसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे क्या बात समझ में? यानी भौगोलिक आधार पर, समयानुसार, काल क्रमानुसार भी बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा गुणात्मक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? गुणात्मक वर्गीकरण। फिर आपका आ जाएगा मात्रात्मक वर्गीकरण। कौन सा आ जाएगा? मात्रात्मक वर्गीकरण। इसे क्वालिटेटिव बोलेंगे, इसे क्वांटिटेटिव बोलेंगे, इसे परिमाणात्मक भी बोल सकते हैं, संख्यात्मक भी बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? ये चारों आपको नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये गुणात्मक वर्गीकरण भी 2 तरह से हो सकते हैं। कितने तरह से हो सकते हैं? 2 तरह से। एक तो सरल, सिंपल यानी सरल वर्गीकरण। कौन सा हो गया? सरल वर्गीकरण। एक हो गया बहुगुणी वर्गीकरण। कौन सा हो गया? बहुगुणी वर्गीकरण। क्लियर है क्या बात? इसे बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसे? सिंपल क्लासिफिकेशन। और इसे बोलोगे, क्या बोलोगे बहुगुणी को? मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन या मल्टीपल भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या बात? आगे के बाद समझ में, इसे सिंपल भी बोलोगे, इसे मैनफोल्ड या मल्टीपल भी बोला जा सकता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब सुनिएगा, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? जब वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को हम बोलते हैं स्थानीय आधार पर या भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। स्थान के आधार पर कैसे? जैसे राजस्थान आपका स्टेट है और इस राजस्थान में मैं जयपुर, जोधपुर, इन सबका अलग अलग तरह से डेटा इकट्ठा करूं। मान लो मुझे कोविड पेशेंट चाहिए, मैंने कोविड पेशेंट देख लिए भाई। कोविड पेशेंट कहां कहां? जयपुर में इतने हैं, जोधपुर में इतने हैं, अलवर में इतने हैं, ये अलग अलग तरह से, ठीक है। पाली में इतने हैं। मान लो जयपुर में आ गए 200 पेशेंट, जोधपुर में आ गए 159, यहां पर अलवर में आ गए मान लो 150 पेशेंट और पाली में आ गए 90 पेशेंट। ये कैसा क्लासिफिकेशन हुआ है? ये कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है? भौगोलिक आधार पर। समझ में आया या नहीं आया? यानी ये किस आधार पर है? भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण है, जिसे हम बोलते हैं क्या? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है क्या बात? ओके सर। समयानुसार वर्गीकरण वो होता है, ऐसा वर्गीकरण जो समय के अनुसार किया जाता है, वो वर्गीकरण क्या कहलाता है? समयानुसार वर्गीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? समयानुसार वर्गीकरण लिख दोगे, काल क्रमानुसार होता है ये। इस वर्गीकरण को हम दिन के हिसाब से, ठीक है, घंटों के हिसाब से, दिन के हिसाब से, या मिनट भी ले सकते हो, यहां पर मिनट भी लिख सकते हो। घंटे, दिन, सप्ताह है, माह है, ठीक है, वर्ष, अर्धवार्षिक भी ले सकते हो, ठीक है, वर्ष भी ले सकते हो, शतक भी ले सकते हो, सेंचुरीज भी ले सकते हो, ठीक है। घंटों, दिन, सप्ताह, माह आधार के अनुसार हम जो वर्गीकृत करते हैं डेटा को, वो कौन सा डेटा कहलाता है? आपका समयानुसार वर्गीकरण हो जाता है। कौन सा कहलाता है वो वर्गीकरण? समयानुसार वर्गीकरण कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दूं मैं, मान लो ये ईयर हो गया, मैंने साल के हिसाब से ले लिया, 2015 ले लिया, 2016 ले लिया, 2017 ले लिया, 2018, 2019 ये ले लिया। अब इसके अनुसार मैंने क्या ले लिया? प्रोडक्शन।
क्या ले लिया कि प्रोडक्शन। भाई 2015 में कितना प्रोडक्शन था, मैंने मान लो 159 मेट्रिक टन होगा, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पर 160, यहाँ पर ले लिया 165, यहाँ पर ले लिया 150, यहाँ पे 200 ले लिया। तो अब इसके आधार पर हमने क्या किया, इनको क्लासिफाइड किया, समय के अनुसार किया, तो वो कौन सा कहला गया, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम घंटों, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के अनुसार कर सकते हैं। यह आया या नहीं है आपको? अब मैं आपको गुणात्मक वर्गीकरण समझाता हूं। क्लियर है? इतना आप राइट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब गुणात्मक को देखिए, अब गुणात्मक को देखिएगा। गुणात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण जब समंकों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका गुणात्मक वर्गीकरण। लिख लोगे ये बात? जब समंकों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो कैसा कहलाता है, आपका गुणात्मक वर्गीकरण। अब गुणात्मक वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण आता है सरल वर्गीकरण। कौन सा आता है? सरल वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण क्या होता है? सिंपल वर्गीकरण, इसे सिंपल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो सरल वर्गीकरण वो होता है जब किसी गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जब समंकों को किसी गुण की उपस्थिति, एक गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है तो ऐसा वर्गीकरण कहलाता है आपका सरल वर्गीकरण। लिख सकते हो ये बात? जब समंकों का वर्गीकरण एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है, ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है? सरल वर्गीकरण कहलाता है। लिख लोगे ये बात? हाँ जी, इसे सिंपल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब सरल वर्गीकरण का अब देख लो, मैंने ले लिया जनसंख्या। क्या ले लिया? जनसंख्या। अब जनसंख्या में मैंने ले लिया कि शिक्षित कितने हैं और अशिक्षित कितने हैं। अशिक्षित कितने हैं? मैंने अब देखो, मैंने क्या कर लिया, एक गुण की उपस्थिति और एक गुण की क्या है, अनुपस्थिति के आधार पर लिया, तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है? गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। आगे क्या बात समझ में? अब देखिए, इसके बाद आता है आपका कौन सा? बहुगुणी वर्गीकरण। ये भी देख लीजिए, बहुगुणी वर्गीकरण। दूसरा बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण क्या होता है ये भी समझिए। इसे बोलते हैं मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं जब समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो कहलाता है बहुगुणी वर्गीकरण। एक से अधिक गुणों के आधार पर, यहां पर उपस्थिति अनुपस्थिति नहीं देखी गई है, यहां पर क्या देखी गई है, जब समंकों को एक से अधिक गुणों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, तो वो कहलाता है बहुगुणी वर्गीकरण। अब देखिए यहां पर मैं वही ले लेता हूं एग्जांपल, जनसंख्या लिया मैंने। क्या ले लिया? जनसंख्या। अब जनसंख्या में मैंने ले लिया शिक्षित कितने हैं। क्या ले लिया? शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक का तो वर्गीकरण कौन सा हो गया था, यहां तक का तो हो गया था सरल वर्गीकरण। अब इसके आगे देखिए, अब शिक्षित में क्या हो गया, मैंने ले लिया मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी है, बोलो। बढ़ा, मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया, यहां पे मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। बात समझ में आ गई क्या? यानी पुरुष कितने हैं शिक्षित और महिलाएं कितनी शिक्षित है। अशिक्षित में मेल कितने पुरुष कितने शिक्षित अशिक्षित है और महिलाएं कितनी अशिक्षित है। इसके बाद मैंने मेल में भी ले लिया कि रूरल में कितना है, ग्रामीण एरिया में, और अर्बन में कितना है, ये ले लिया यहां पर। फिर यहां पर भी मैंने ले लिया कि भाई रूरल में कितना है और अर्बन में कितना है। आगे की बात समझ में, यहां पर भी क्या ले लिया मैंने, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है। अब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, रूरल में कितना है और अर्बन में कितना। ये बात समझ में आ गई क्या? इसे बोलते हैं बहुगुणी वर्गीकरण। इतना बात समझ में आ गया। इसे मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है क्या बात? अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब आता है आपका मात्रात्मक वर्गीकरण, जिसे क्वांटिटेटिव क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ आता है आपका मात्रात्मक वर्गीकरण। कौन सा आता है? मात्रात्मक बोल दो इसको, परिमाणात्मक बोल दो, परिमाणात्मक भी बोल सकते हो इसे, और संख्यात्मक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? संख्यात्मक भी बोल सकते हो।
और इंग्लिश में बोल सकते हो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। आगे बात समझ में, जब समंकों को एक जैसी समान विशेषताओं के आधार पर, जब समंकों को एक जैसी समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें हम माप सकते हो, जब समंकों को एक जैसी समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तथा जिन्हें मापा जा सकता हो, जब समंकों को समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है तथा जिन्हें मापा जा सकता हो, जिन्हें मापा कैसे, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गई, ऊंचाई बोलते हैं इसे, भार बोलते हैं इसे, इनकम हो गई, इनके आधार पर क्या कर दिया, मापा जा सकता है। वो कौन से कहलाते हैं, मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। आगे की बात समझ में, इतनी बात क्लियर है क्या? अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, मात्रात्मक वर्गीकरण के आगे अपनी आ जाती है सीरीज। कौन सी आ जाती है, सीरीज आ जाती है। क्लियर है क्या बात? अब देखिए आगे, आज क्लासिफिकेशन यहीं का तक का था। अब यहां पर मैं सीरीज के बारे में बात करूंगा जो मात्रात्मक डेटा को इकट्ठा करती है एक तरह से। क्लियर है? इतना आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब देखो सीरीज देख लीजिए एक बार। सीरीज को बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं? श्रेणी। अब श्रेणी कितने प्रकार की होती है ये भी देख लीजिए। श्रेणी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी होती है? व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी हो जाती है आपकी खंडित श्रेणी, जिसे बोलते हैं आप डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड हो जाती है आपकी सतत श्रेणी या इसे अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे बोल लोगे इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इसे बोल दोगे डिस्क्रीट सीरीज, और ये हो जाएगी आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। अब ध्यान से समझना, व्यक्तिगत श्रेणी वो होती है जब चरों को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। जब चरों को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है वो कहलाती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, जब चरों को उनको व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है तो वो क्या हो गई? व्यक्तिगत श्रेणी। इसका एग्जांपल ले लो, इसके बारे में लिख लोगे। जब चरों को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है वो क्या हो गई? आपकी व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये व्यक्ति है। मैंने बोला कि ए के 40 मार्क्स आए, बी के 39 आए, सी के 45 आ गए, डी के 48 आ गए, ई के 30 आ गए, एफ के 35 आ गए। अब मैंने क्या ले लिया? इसको डेटा को लिया ना, व्यक्तिगत रूप से लिया। इसका डेटा ये है, इसका डेटा ये है, इसका डेटा ये है, यानी मैंने इंडिविजुअली डेटा लिखा है। हर व्यक्ति का अलग अलग डेटा लिखा है। वो कौन सी श्रेणी हो गई? व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। बात क्लियर है कि इतनी बात क्लियर हो गई? यानी यहां पर व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी काम में नहीं आती है, यहां पर आवर्ती नहीं होती है। ये भी लिख लेना, आवर्ती नहीं होती है, यानी फ्रीक्वेंसी यहां पर नहीं हो गई। बात क्लियर है क्या? अब खंडित श्रेणी की बात करता हूं। खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें खंडित चरों को फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा जाता है। खंडित चर वो होते हैं जो निश्चित होते हैं। खंडित चर कौन से होते हैं? वे चर जो निश्चित होते हैं, जिनका संख्यात्मक पूर्णांक में आता है। समझ गए हो क्या? जिनका मान किस में आए? पूर्ण अंक में आए, वो कौन से चर कहलाते हैं? खंडित चर होते हैं। और उन खंडित चरों को फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा जाता है तो वो श्रेणी हो जाती है आपकी खंडित श्रेणी। क्लियर है क्या बात? मैंने यहां पर ले लिया x और यहां पे ले लिया फ्रीक्वेंसी। x को बोल दूं तो मैं मार्क्स बोल दूं, यानी मार्क्स तो x हो गए। मैंने बोला 35 मार्क्स 2 व्यक्तियों के आ रहे हैं,
तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। मैंने बोला 40 मार्क्स 3 व्यक्तियों के आ रहे हैं, वो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। और फिर ले लिया मैंने 39 मार्क्स 4 व्यक्तियों के आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। यहां पे लिख लो 1 के आ रहे हैं, ऐसे लिख लो। 45 मार्क्स 5 के आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई आपकी, यानी यहां पर क्या लिख रहे हो, चर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख रहे हो, यानी चर के साथ, यानी खंडित चर के साथ जो फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या कहलाती है, आपकी खंडित श्रेणी कहलाती है। बात क्लियर आ गई क्या, ये बातें क्लियर हो रही है आपकी। अब आते हैं हम सतत श्रेणी में। किसमें आते हैं, सतत श्रेणी। सतत श्रेणी, अब ध्यान से समझना, सतत श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो समावेशी, एक तो अपवर्जी बोल दो। कौन सी आ जाती है, एक तो अपवर्जी, एक आ जाती है आपकी समावेशी। कौन सी आ जाती है, समावेशी। क्लियर है क्या बात। इससे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं इसे, एक्सक्लूसिव। और इसे बोलते हैं इंक्लूसिव। श्रेणी को सीरीज लिख देना आगे, श्रेणी हो गई। बात समझ में आ रही है क्या, ये तो क्या हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज, ये क्या हो गई, इंक्लूसिव सीरीज। अब यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज का मैं एग्जांपल से इन्हें समझा देता हूं, ठीक है। एक्सक्लूसिव ये देख लीजिएगा 0 से 10, जिसमें क्लास इंटरवल रहेंगे वो तो सतत श्रेणी होती है, जिसमें वर्गों के साथ आवर्ती भी होती है। यहां पर क्या रहेगी, यहां पर चर के साथ आवर्ती रहेगी, चर के साथ आवर्ती भी लिखी जाती है, चर के साथ आवर्ती भी लिखी जाती है। बात क्लियर है क्या बात, ठीक है। यहां पर देखिए, अब यहां पे क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी, क्लास के सामने क्या आ जाएगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आगे बात समझ में। मैं इनके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दूं 3, 2, 4, 2, 5, 8। मैंने क्या लिख दी इनके सामने, फ्रीक्वेंसी लिख दी। और इंक्लूसिव सीरीज की क्या पहचान है, यानी किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा, किसी भी वर्ग की, ये क्या है, क्लास क्या है, वर्ग, किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा उसके आगे आने वाले वर्ग की निचली सीमा के बराबर हो। ये बराबर रहेंगे, क्या रहेंगे, ये दोनों मान बराबर, ये दोनों मान बराबर, ये दोनों मान बराबर, ये दोनों मान बराबर, ये दोनों मान क्या रहेंगे, बराबर। ये 10 इसमें नहीं गिना जाएगा, ये 10 किसमें आ जाएगा, इस सीरीज में आ जाएगा। क्लियर है के बाद, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा ये 10, यानी ये 0 से 9 तक के मान लेता है, 0 से 9.999 तक का मान किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्लियर है के बाद, जो 10 मान आएगा वो इसमें आएगा। आगे बात समझ में, यहां पर 19.99, क्लियर है के बाद, यानी 20 जो आएगा वो इसमें आएगा। आगे बात समझ में, 30 इसमें आएगा, 40 इसमें आएगा। बात क्लियर है के बाद, ये बातें समझ में आ गई कि अपवर्ती श्रेणी क्या होती है। अपवर्ती श्रेणी में यानी किसी भी क्लास की ऊपरी सीमा उससे आगे आने वाले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। आगे के बाद समझ में, ये क्या हो गई आपकी अपवर्ती श्रेणी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा 0 से 10, अब फिर मैं लिख रहा हूं 11 से 20, फिर लिख रहा हूं 21 से 30, फिर लिख रहा हूं मैं 31 से 40, फिर 41 से 50, फिर 51 से 60। फिर इनके सामने लिख रहा हूं मैं क्या, फ्रीक्वेंसी। ये तो क्लास हो गई, क्या हो गई, क्लास। और इनके सामने लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी 3, 2, 6, 2, 4, 5। ये क्या लिख दिया मैंने इनके सामने, फ्रीक्वेंसी। यानी यहां पर 0 से लेके 10 तक के मान इसी फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। 10 इसमें नहीं है, यानी यहां पर ये पूरी जो वर्ग सीमा है, पूरी की पूरी वर्ग सीमा इसी में ही शामिल हो जाती है। ऊपरी और निचली सीमा, वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा, निचली सीमा उसी वर्ग में शामिल हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है, समावेशी श्रेणी। यानी यहां पर वर्ग की ऊपरी सीमा आगे आने वाले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है, वो क्या हो गई आपकी समावेशी श्रेणी हो गई। यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, ये क्या हो गई आपकी समावेशी श्रेणी। इतनी बातें क्लियर होगी तो आगे चलूं मैं। अब देखो, अब ये अपवर्ती श्रेणी और समावेशी श्रेणी कहां पर काम में आती है। अपवर्ती श्रेणी, अगर आप क्या निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गई आपकी, मीन डेविएशन हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। यानी ये जितने भी मैंने वर्ड बोले हैं वो अपवर्ती श्रेणी से भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, समावेशी श्रेणी से भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बात समझ में आएगी कि मैंने क्या बोला, मीन बोल दिया जिसे बोलते हो आप अर्थमेटिक मीन, एक हो गया हार्मोनिक मीन, एक हो गया ज्योमेट्रिक मीन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन,
मीन डेविएशन, ये सब दोनों सीरीज से निकाली जा सकती है। लेकिन जहां पर मीडियन आ जाए, मोड आ जाए, समझ लो, चतुर्थक आ जाए, शतमक आ जाए, ये जो होते हैं इनको निकालने के लिए समावेशी अगर श्रेणी दी हुई है तो उसको बदलना पड़ता है अपवर्ती श्रेणी में। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? जहां पर भी क्लास काम में होगी, जहां पर भी एल आता है फॉर्मूला में, उन सब में अपवर्ती श्रेणी से काम में होता है। अगर समावेशी श्रेणी दी हुई हो तो उसे चेंज करना पड़ता है, किसमें? अपवर्ती श्रेणी में। अब हम पढ़ेंगे समावेशी को अपवर्ती में बदलना। बात समझ में आ रही है? ओके सर, हमें बातें सारी समझ में आ रही है। अब आगे चलो सर, अब देखिए आगे। आगे देखिए अब समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलना। समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलना, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। क्लियर है बात? अब देखिए, ये आपकी क्या है? समावेशी 0 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, फिर 31 से 40 और 41 से 50। ये क्या है? आपकी क्लास दी हुई है। क्या है ये? क्लास। और इसके सामने आ गई फ्रीक्वेंसी। ये ले लो 3, ये 2, ये 5, ये 4, ये 1, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है बात? अब मान लो आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करोगे तो किसे? समावेशी श्रेणी दी हुई है, अब इसे किसमें चेंज करना पड़ेगा? किसमें चेंज करना पड़ेगा? अपवर्ती श्रेणी में। किसमें चेंज करना पड़ेगा? अपवर्ती श्रेणी में। क्लियर है क्या बात? अब अपवर्ती श्रेणी में कैसे चेंज होगा सर? सर क्लास में क्या लिखे? सर फ्रीक्वेंसी में क्या लिखे? फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा वो केवल क्लास में होगा। यानी यहां पर वो 3 का 3, 2 का 2, 5 का 5, 4 का 4 और 1 का 1। अब यहां पर कैसे चेंज करोगे इसको? यानी जब भी अपवर्ती में चेंज होगा तो ये और ये सेम होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यानी जो ये डिफरेंस हो रहा है इसका क्या करो? हाफ करो। यानी क्या करो? हमेशा अधिकतर क्या होता है? अंतर एक ही आता है। क्या आता है? अंतर एक ही। जैसे 0 से 10 आ गया, फिर 11 से 20 हो गया, ये अंतर एक ही होता है। तो इस वजह से कभी कभी फॉर्मूला ये भी आ जाता है, u अपर लिमिट में क्या कर देते हो? 1/2 ऐड कर देते हो और लोअर लिमिट में क्या कर देते हो? l - 1/2 कर देते हो। ये ऐसे भी कर देते हो। यानी यहां पर क्या है? 1 का डिफरेंस है तो 1/2 किया, यानी 0.5 आ गया। अपर लिमिट क्या है? 10 और इसका 0.5, ये ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 10.5। यहां पर लोअर लिमिट क्या है? 11 में से माइनस क्या कर दोगे? 0.5। क्लियर है? तो ये भी क्या हो जाएगा? 10.5। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? यानी अपर में से क्या कर दिया? हाफ लेस कर दिया, लोअर में से भी नहीं, अपर में तो हाफ ऐड कर दिया, लोअर में हाफ लेस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0 से 10.5, ये फिर क्या हो जाएगा? 10.5 से क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा क्या? फिर से यही फिर से डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 20.5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? यहाँ पे 20.5, ये 25.5, यहाँ 30.5। क्लियर है क्या बात? ये 0 से 10.5 यानी अपर में ऐड कर दो, लोअर में लेस कर दो, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे 30.5, ये कितना हो जाएगा? 40.5, यहाँ पे 40.5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50.5। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? हाँ सर, हो गई। एक फॉर्मूला, यानी इस डिफरेंस को h के नाम से भी जानते हैं। इस डिफरेंस को किस नाम से जानते हैं? h के नाम से। तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। अपर में h/2 भी कर सकते हो और लोअर में क्या कर सकते हो? l - h/2 भी कर सकते हो। ऐसे भी चेंज कर सकते हो। आगे के बात समझ में? या फिर सीधा सा सिंपल सा ये लगा लो फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे ऐसे ले लो, अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास, अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस क्या कर दो? UCL, यानी लोअर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, अपॉन 2 कर दो। जो मान आएगा वो अपर में क्या कर दो? 8 और लोअर में क्या कर दो? लेस। आगे की बात समझ में? यानी अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस
UCL का मतलब होता है, यहाँ पर LCL आएगा बेटा, LCL लिख देना यहाँ पर, क्या आएगा LCL, लोअर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, और इसको अपर में ऐड कर दो, लोअर में लेस कर दो, तो भी ये चेंज हो जाएगी। जब डिफरेंस क्या हो, एक से ज्यादा हो, यानी डिफरेंस जब एक का हो तो ये फॉर्मूला यूज ले लो, जब डिफरेंस एक से ज्यादा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हो। आ गई बात समझ में? मैंने आज जो भी क्लास बताई ये आपको आराम से समझ में आ गई होगी। और इसके आगे एक दो सीरीज और होती है, वो भी देख लो, वो भी देख लो। अब इन क्लास लंबी बन गई है आज, मैं चाहता था कि छोटी क्लास बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहता। अब देखिए, कोई बात नहीं, अब देखिए यहाँ पर सतत श्रेणी के अन्य प्रकार भी होते हैं, सतत श्रेणी के अन्य प्रकार, अन्य प्रकार, ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज, इसे बोलते हैं खुले सिरे वाली सीरीज, खुले सिरे वाली, खुले सिरे वाली श्रेणी। एक होती है अनइक्वल क्लास इंटरवल, दूसरी, एक तो ये हो गई, एक हो जाती है अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, यानी असमान वर्ग अंतराल श्रेणी से बोल सकते हो। यानी ओपन एंड का एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे बोल दे, यहां से पूरा खुला हुआ, यहां दे दे 10, ठीक है, फिर दे दे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से आगे ऐसे दे दे, यानी ये दोनों एंड खुले हुए हैं, इसको बोलते हैं ओपन एंड। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 2, 5, 3, 1, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और 2 ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लियर है के बात? यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और क्लास भी दिया हुआ है, तो इसे बोल दोगे ओपन एंड क्लास। और अनइक्वल वाली कैसी होगी? अनइक्वल वाली देख लो, अनइक्वल वाली भाई 0 से 10 हो गई, 10 से 30 हो गई, 30 से 60 हो गई, ठीक है, 60 से 100 हो गई, तो ये अनइक्वल है। क्लास इंटरवल क्या है इनमें? अनइक्वल है। वही 3, 2, 4, 6, ये क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास, तो ऐसी क्या हो जाती है? अनइक्वल वाली। ये हो गई सतत श्रेणी भी कंप्लीट। आज आपकी सीरीज भी कंप्लीट हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए ताकि आपको लेक्चर समय अनुसार मिलता रहे। क्लियर है बात? तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।